हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बिहार सिविल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप सभी से सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि मूवीशाला ऐप को डाउनलोड कर लें और इसके लिए जो कोड होगा आपका वो BPSC 7777 4 टाइम्स 7, बहुत ही आसान सा है कोड। मूवीशाला ऐप को डाउनलोड कर लें और ये कोड डाल दें BPSC 4 टाइम्स 7। चलिए, तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कल का जो विषय वस्तु है उसी के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और मैं संविधान के विशिष्ट लक्षण के ऊपर चर्चा कर रहा था आपसे कल, ठीक है। और उसमें मैंने बहुत सारी बिंदुओं के ऊपर आपसे डिस्कशन की थी, ठीक है। इसके बाद मैंने जो बताया था कि आगे इसको जारी रखेंगे, तो आज इस क्रम में ये ध्यान दें कि अगला जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या है कि 3 टियर गवर्नमेंट, यानी कि त्रिस्तरीय सरकार। कितने स्तर की? 3 स्तर की। पहला, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर यानी कि केंद्र, दूसरा स्टेट यानी कि राज्य, और तीसरा जो लेवल है वो क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। अब देखो, जहाँ तक स्थानीय स्वशासन का सवाल है, इसके अंदर आप देखें कि एक तो पंचायत है, ठीक है, एक क्या है पंचायत, और इसे भाग 9 के द्वारा जोड़ा गया, और इससे संबंधित जो शेड्यूल है वो क्या है 11, यानी कि अनुसूची 11। और इसके लिए जो 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में, क्लियर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में लाया गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन की बात करें तो वो क्या है म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिका, यानी कि शहरी क्षेत्रों में। और ये इसके लिए पार्ट 9A जोड़ा गया, क्लियर, भाग 9 और जोड़ा गया, क्लियर। और इसके लिए 74वां संविधान संशोधन लाया गया, या शेड्यूल इसमें देखें तो कौन सा है 12, यानी कि अनुसूची जो है वो क्या है 12। और इसके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में लाया गया था, ठीक है। यानी कि 74वां संविधान संशोधन
अधिनियम है। हाँ जी, हाँ बोलिए। आप स्पीकर ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, जो भी छात्र छात्राएं यदि चाहें तो। कोई विषय। अमन कुमार जी। ओके। ये रेगुलर ही है, ठीक है। और अभी 3 क्लास हो चुकी है, जो कि YouTube पे है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप चीज़ों को लिंक में समझ पाएँ, ठीक है। ये आज तीसरी क्लास है, ठीक है। 2 क्लास इससे पहले हो चुकी है, आप देख सकते हैं YouTube पे, मोविशाला पे उपलब्ध है। और देख लेंगे तो ज़्यादा तारतम्यता के साथ चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे आप। थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, हाँ, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्री के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें जो फैक्चुअल चीज़ें भी हैं और जो कंसेप्चुअल चीज़ें भी हैं, दोनों ही तरह की चीज़ें मैं क्लियर करता जाऊँगा ताकि किसी भी तरह के प्रश्न जो पॉलिटी से पूछे जाएँ वो ना छूटे आपसे। ओके जी। तो ये कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब लाया गया? ये भी 1992 में लाया गया, 1992। क्लियर। तो मैं संविधान के कुछ विशिष्ट लक्षण आपको समझा रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं, और उसमें उसी क्रम में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि संविधान के अंदर मैंने बताया था कि 22 भाग हैं आज की तारीख में, क्लियर। और किस भाग में क्या है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, और जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर ही आप ज़्यादा गौर करेंगे, रिवीजन करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्लियर। तो सबसे पहले भाग 1 की यदि बात की जाए, ठीक है, भाग 1 की बात की जाए, लिखिए पार्ट ए या पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, क्लियर। ये आर्टिकल 1 to 4 में दी गई है, क्लियर। यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। मैं जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिहाज से मैं उसको यहाँ पर स्टार डालता जाऊँगा। लिखवा सारे रहा हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसके ऊपर मैं स्टार डालता जाऊँगा, क्लियर। दूसरे भाग में पार्ट 2 की यदि की जाए, भाग 2 की, तो इसमें सिटीजनशिप या नागरिकता दी गई है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, 5 to 11। इसके बाद पार्ट 3 की यदि बात की जाए, पार्ट 3 यानी कि भाग 3, ठीक है, भाग 3, क्लियर। तो इसमें क्या दिया गया? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूलभूत अधिकार, क्लियर। आर्टिकल 12 से लेके 35, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक लिख लीजिए। इसके बाद पार्ट 4 की यदि बात की जाए या भाग 4 की, तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ
स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, यानी कि आर्टिकल 36 to 51 तक। क्लियर? जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, इसके बाद जो जोड़ा गया वो अनुच्छेद 4 और की बात की जाए, ठीक है, लिखिए पार्ट 4A। क्लियर? अनुच्छेद कौन सा है इसमें? 51A की बात की जाए, ठीक है, आर्टिकल 51A, और इसमें क्या दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत कर्तव्य। इसके बाद यूनियन गवर्नमेंट, क्लियर, पार्ट 5, यानी कि भाग 5। भाग 5 के अंदर दिया गया है कि संघ, यूनियन गवर्नमेंट, क्लियर, यानी कि संघ, और इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो 52 से लेके, ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, क्लियर, 52 से लेके 151 तक, क्लियर। और अब तक जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सारे भाग आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट से हैं, तो इसी कारण से मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, स्टिक लगा के या तारांकित कर दे रहा हूँ। क्लियर? चल, नेक्स्ट इसके बाद जो आती है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? भाग 6 के अंदर जो दिया गया है वो क्या दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 6, या ठीक है, भाग 6, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? और इसके संबंधित जो अनुच्छेद है 152 से लेके 237 तक, 152 से 237। क्लियर? लिखिए, राज्य। क्लियर? इसके बाद अनुच्छेद 7 की यदि बात की जाए तो ये प्रिंसली एस्टेट से संबंधित था, ठीक है, जिसको कि आज की तारीख में डिलीट कर दिया गया है, मतलब ख़त्म कर दिया गया, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो भाग 8 की यदि बात की जाए तो संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पार्ट 7 डिलीटेड। क्लियर? इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट लिखें पार्ट 8। क्लियर? भाग 8, और इसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में, किसके बारे में? यूनियन टेरिटरीज के बारे में। क्लियर? यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और ये अनुच्छेद 239 से लेके 242, ठीक है, 239 से लेके 242 तक, ठीक है, और 239 ए जो है खासा चर्चा में रहा है, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद भाग 9 की बात की जाए, पार्ट 9 की, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर पंचायत दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है?
इसके अंदर क्या दी गई है, पंचायत, और ये अनुच्छेद इससे संबंधित कौन से हैं, 243 से लेके 243 ओ तक, ओ तक, ठीक है, इससे संबंधित क्या है, आर्टिकल है। साथ साथ लिखते जाएं, ये सारे अभी तक जो मैंने बताया था ये क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है, ठीक है, वो किसकी, म्युनिसिपैलिटीज की, और इसके लिए क्या जोड़ा गया, पार्ट 9A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, भाग 9A, क्लियर। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी से 243P से लेके 243P से लेके 243ZG तक, याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। फिर से जो तीसरे स्तर से संबंधित है, और लास्ट में द कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लियर, द कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लियर। ये इसके लिए जो जोड़ा गया वो भाग 9B, ठीक है, पार्ट 9B। और यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो 243ZH से लेके 243ZH से लेके 243ZT तक, क्लियर। अब इसके बाद सेंटर SC/ST एरियाज के लिए, ठीक है, व्यवस्था दी गई है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट, क्लियर, भाग 10 है, ठीक है, पार्ट 10, क्लियर, भाग 10, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, क्लियर। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 244 और 244A, ये आर्टिकल कह लें या हिंदी में इसे अनुच्छेद कह लें, तो लिखते जाएं इसे। नाउ अब ये सारे अभी तक महत्वपूर्ण हैं, क्लियर। आप बोलोगे कि सारे तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, तो जो भी महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको अभी मैं थोड़ा सा छांट देता हूँ आपके लिए, लेकिन अभी तक ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो चीज़ दी गई है वो पार्ट 11 में, किसमें, पार्ट 11 भाग 11, क्लियर, केंद्र राज्य संबंध। और इसके लिए 245 से लेके 245 से 263 आर्टिकल या अनुच्छेद, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट यदि चर्चा की जाए तो अनुच्छेद पार्ट 12 की यदि चर्चा की जाए तो वित्त संबंधी और संविधाएं और वाद, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया, ठीक है, अनुच्छेद 13 की यदि बात की जाए तो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स 301 से लेकर 307, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार की बात की जाए, वाणिज्य की बात की जाए या समागम, इसको भी छोड़ सकते हैं। फिर अनुच्छेद 14 की यदि बात की जाए तो सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट दिया गया है, यानी कि जो केंद्र और राज्य के तहत जो सेवाएं हैं, ठीक है, ये 308 से लेके 333 में 323 में दी गई है।
इसको भी आप नकार सकते हैं। हाँ, लेकिन 14A को 14A को जोड़ा गया और इसमें अभिकरण दिया गया या ट्रिब्यूनल दी गई है, ये फिर से आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है वो मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट लिखिए, पार्ट 14A भाग 14A, क्लियर। और इसमें क्या दिया गया, ट्रिब्यूनल्स यानी कि अभिकरण, क्लियर। और इससे संबंधित आर्टिकल याद रखेंगे, 323A है और 323B है, क्लियर। 323A और 323B। फिर पार्ट 15 में इलेक्शन या चुनाव से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, चुनाव से संबंधित प्रावधान है। और ये 324 से लेके 239, 324 से लेके 329A तक दिया गया, क्लियर, लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो भाग यानी कि पार्ट 16 भाग 16 की यदि बात की जाए, वैसे ये रोमन में लिखा होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें विशेष उपबंध हैं SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए और आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जिसको अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान देना। तो आंग्ल भारतीय से संबंधित जो प्रावधान थे, ठीक है, तो अब ना लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं ना किसी भी विधानसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, क्लियर। सो लिखें, लेकिन स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST, क्लियर, OBC एंड एंग्लो इंडियन। लिखिए, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय समुदाय, क्लियर, आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 330 से लेके 342 तक, 330 से लेके 342 तक ये अनुच्छेद या इसमें जो आर्टिकल लिखते जा रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज फिर से महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल लैंग्वेज भाग 17 में दी गई है, ठीक है। सो पार्ट 17 या भाग 17, क्लियर। तो भाग 17 में जो दी गई है वो राजभाषा दी गई है, क्लियर, ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, क्लियर, वो 343 से लेके 351 तक। अब आती है बात किसकी, पार्ट 18 की या भाग 18 की, क्लियर। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए, ठीक है, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपात उपबंध, क्लियर, क्या दिए गए, इमरजेंसी प्रोविजन या आपात उपबंध, क्लियर। मिसलेनियस को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो भाग 19 को छोड़ दीजिए, ये सारे आपके क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्लियर। तो इसके बाद जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं भाग 20 की, ठीक है, पार्ट 20 की, क्लियर। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। क्लियर? क्या दी गई है? संविधान संशोधन दी गई। इसके बाद भाग 21 के अंदर अस्थायी, संक्रमणकाली और विशेष उपबंध दिए गए। ठीक है, और उसके बाद भाग 22 की यदि बात की जाए, संक्षिप्त नाम। ठीक है, उसके बाद प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ वगैरह दिए गए। क्लियर? तो भाग 21 लिख लीजिए, लेकिन 22 लिखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लिखें पार्ट 21 यानी कि भाग 21। क्लियर? और इसमें जो दिया गया टेम्पररी ट्रांजिशन, क्लियर, एंड स्पेशल प्रोविजन, क्लियर, ये आर्टिकल 369 से लेके 392 तक। क्लियर? 392 के तक। और देखो इसी में क्या था हमारा, क्लियर, अनुच्छेद 370 था। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और हिंदी में लिखिए अस्थाई संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। क्लियर? तो ये अलग अलग जो हैं भाग दिए गए जो इम्पोर्टेंट से हैं। ठीक है, अब मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ अलग अलग शेड्यूल के बारे में। किसके बारे में? अलग अलग अनुसूचियों के बारे में। क्लियर? तो लिखिए शेड्यूल या अनुसूची। क्लियर? सबसे पहले की बात करें। ठीक है, तो अनुसूची 1 में जो दिया गया है, क्लियर, राज्य के नाम दिए गए हैं, उसका विस्तार दिया गया है। ध्यान देना, वैसे ही जो संघ क्षेत्र हैं उसके नाम और विस्तार दिया गया है। यानी कि राज्य, दूसरा संघ क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूटी, इसके नाम, नेम और एक्सटेंट यानी कि इसका विस्तार दिया गया। क्लियर? तो यदि अनुसूची 1 में किसी का नाम है तभी जाके उसको राज्य माना जाएगा या संघ शासित क्षेत्र माना जाएगा। ये शेड्यूल 1 की बात है। अब बात आती है, ठीक है, शेड्यूल 1, अनुसूची 1। ठीक है, नेक्स्ट देखें वो क्या है, शेड्यूल 2 या अनुसूची 2। क्लियर? देखिए इसके अंदर जो प्रलब्धियाँ, ठीक है, वेतन भत्ते, ठीक है, प्रलब्धियाँ या विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को है, ठीक है, संसद के अंदर जो स्पीकर हैं लोकसभा के, डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, ठीक है, इनकी जो शक्तियाँ, ये सारा कुछ इसमें दिया गया। और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधान सभा या विधान परिषद की यदि बात की जाए तो विधानसभा के अंदर जो स्पीकर होते हैं या डिप्टी स्पीकर होते हैं या फिर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जो विधान परिषद के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या फिर कैग की यदि बात की जाए तो इनके वेतन भत्ते, इनकी जो विशेषाधिकार है, इनके जो इमॉल्वमेंट्स हैं, प्रलब्धियाँ हैं, वो सारा कुछ इसमें दिया गया। ठीक है, तो लिखिए इमॉल्वमेंट्स। क्लियर? क्या लिखेंगे? इमॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, इसको कहते हैं
उपलब्धियाँ, क्लियर, अलाउंसेस, भत्ते, प्रिविलेजेस, यानी कि विशेषाधिकार, क्लियर। ये जो अभी चल रहा है ये प्योर फैक्ट वाले हैं और ये पीटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और किसका किसका, तो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति, क्लियर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, क्लियर। तीसरा, यदि आप पार्लियामेंट यानी कि संसद में आप आ जाएं तो स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष नहीं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, यानी कि सभापति और उप सभापति, क्लियर। ठीक इसी ढंग से राज्य के स्तर पे भी होती है बात। संसद के अंदर तो ये दिख गया आपको, ठीक है, संसद के अंदर तो ये दिख गया, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो बारी आएगी वो स्टेट की यदि बात की जाए, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका, क्लियर। राज्य विधायिका में मैं अगले पृष्ठ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। राज्य विधायिका में फिर से एक होता है बच्चे विधान परिषद, क्लियर, और इसमें क्या होंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, क्लियर, यानी कि विधान परिषद। इसमें कंसेप्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, प्योर फैक्ट है, लेकिन पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभापति और उपसभापति, उप सभापति, क्लियर, ये सारे के सारे आ जाएंगे, क्लियर। अब इसके अलावा यहाँ पर विधान सभा भी है, यानी कि विधानसभा के अंदर आपको स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष, इन सबों के जो वेतन भत्ते प्रलब्धियाँ, इसके अलावा उनके जो विशेषाधिकार हैं वो दी गई है, क्लियर। तो ये सारे विशेषाधिकार दिए गए, क्लियर। अब देखो इसके अलावा जो जज है यानी कि न्यायाधीश, और ये आप सुप्रीम कोर्ट का ले लें, सर्वोच्च न्यायालय और फिर हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, क्लियर, इन सबों के। इसके अलावा फिर कैग का, ठीक है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक। क्लियर? इन सबों के जो वेतन भत्ते इमॉल्वमेंट्स ये सारा कुछ दिया गया। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आता हमारा थर्ड शेड्यूल, यानी कि तीसरा अनुसूची। ठीक है? क्लियर? तो इसके अंदर जो ओथ एंड एफर्मेशन है, ठीक है, ये दी गई है, शपथ दी गई है अलग अलग संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्तियों के लिए। क्लियर? इसमें ओथ दिया गया है। क्लियर? वेरियस इनकम्बेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। क्लियर? अब एक चीज ये ध्यान रखना, यहां लिख दे रहा हूं शामिल नहीं है। क्लियर? तो नहीं, शपथ वाले में जो था, क्लियर, ये लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट चौथी अनुसूची या फोर्थ शेड्यूल की यदि बात की जाए, फोर्थ शेड्यूल, ठीक है, अनुसूची, समझिए इसमें क्या दिया गया है, राज्यसभा में अलग अलग राज्यों और जो केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं उनके अपने अपने सीटों का जो आवंटन है वो दिया गया है। मान लो कि बिहार से कितने राज्यसभा में है या यूपी से कितने राज्यसभा में है, ये चौथी अनुसूची में दिया गया। ठीक है, तो लिखिए राज्यसभा सीट एलोकेशन फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज। क्लियर? अलग अलग राज्यों, ठीक है, अलग अलग राज्यों से राज्य एवं, यहां लिख दूं, एवं संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र से राज्यसभा में सीट। क्लियर? ये दी गई। अब फिफ्थ शेड्यूल के अंदर यदि पांचवी अनुसूची के अंदर दे जाए तो जो शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कैसे होगा, उसका कंट्रोल कैसे होगा, ये दिया गया। क्लियर? तो लिखें फिफ्थ शेड्यूल पांचवी अनुसूची। क्लियर? तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया। क्लियर? लिखिए अनुसूचित 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 क्षेत्रों का प्रशासन
एवं नियंत्रण, ये प्योर फैक्ट है। क्लियर, लिख लिया। अब देखिए छठी अनुसूची जो है एक तरीके का विशेष कह सकते हैं, इसमें भी बात ट्राइबल एरिया की गई है। ठीक है, ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्रों की, जिसमें कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अब ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है आपको। इसमें मैं एक छोटा सा बता देता हूँ आपको याद रखने के लिए, ठीक है। 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची। क्लियर, लिखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। क्लियर, यानी कि जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। क्लियर, अब इसमें जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन कौन से? ये याद रखना पड़ेगा। आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। क्लियर, अब एक चीज़ आप ये समझिए, इसको याद रखने के लिए याद रखते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, याद रखते हैं कैसे कि मेक माई ट्रिप टू आसाम। क्लियर, पहला एम क्या है? मेघालय। क्लियर, ये क्या है? मिजोरम। ये क्या है? त्रिपुरा। और ये आसाम तो है ही। ये 4 राज्य आप याद रखेंगे। इसके बाद 7वीं अनुसूची की यदि बात की जाए, किसकी? 7th शेड्यूल की। क्लियर, 7वीं अनुसूची। क्लियर, तो इसमें क्या किया गया है? विषयों का बंटवारा किया गया है। किसका बंटवारा किया गया? केंद्र और राज्य के बीच में जो अलग अलग विषय हैं उसका क्या किया गया? बंटवारा किया गया। गॉट दैट? तो अब इसमें 3 तरह के सूची दी गई है। एक तो यूनियन लिस्ट, दूसरा क्या है? कंकरेंट लिस्ट। क्लियर, और तीसरा क्या है? स्टेट लिस्ट। तो 3 तरह की क्या है इसमें? लिस्ट है। चलिए लिखते हैं इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। क्लियर, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में चर्चा मैं थोड़ा पहले आपसे कर ही चुका हूँ। ठीक है, इसके बारे में चर्चा आपसे की जा चुकी है पहले भी। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर, 8वीं अनुसूची की यदि बात की जाए, ठीक है, 8th शेड्यूल की, 8th शेड्यूल की। क्लियर, तो इसमें क्या दिया गया? लैंग्वेजेस दिए गए हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं, यानी कि
आधिकारिक भाषा, क्लियर, 8th शेड्यूल के अंदर 8वीं अनुसूची, क्लियर। और टोटल या कुल इसमें कितने 22 भाषाएं, ठीक है। अंतिम क्या जोड़े गए, 4 जोड़े गए, क्लियर। एक क्या है, मैथिली, दूसरा क्या है, संथाली, डोगरी, क्लियर। मैथिली, संथाली ये कहाँ बोली जाती है, बिहार में, संथाली झारखंड, और डोगरी हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये कुल मिला के कितनी है, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। मैथिली, संथाली, डोगरी। अब 9वीं अनुसूची की यदि बात की जाए, 9th शेड्यूल की, देखो 9वीं अनुसूची, देखिए इसकी कहानी थोड़ी सी समझ लीजिए, ठीक है। देखो शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में ही हुई, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश बना और संविधान जब बना, ठीक है, जब लागू किया गया, उस समय हम काफ़ी नेसेंट स्टेट थे, बिल्कुल नवजात कहा जा सकता था, क्लियर। और जैसे राइट टू प्रॉपर्टी दी गई थी, अनुच्छेद 19(1)(f) में दिया गया था, और बाद में इसको क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, समझिए इस चीज़ को। लेकिन शुरुआत में चूंकि ये फंडामेंटल राइट्स में था, मूलभूत अधिकारों में था, तो जब जमींदारी उन्मूलन के लिए अधिग्रहण की जा रही थी सरकार के द्वारा, क्लियर, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, तो होता ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति का क्या होता, राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन होता और वो सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता, और अनुच्छेद 32 के तहत वो क्या चाहता था कि रिट इशू किया जाए, ठीक है। अब यदि चकबंदी ना हो, ठीक है, ज़मीन की, क्लियर, उसकी कंसोलिडेशन ना की जाए, ठीक है, भूमि सुधार न की जाए, तब तो कृषि प्रधान देश में दिक्कत आ सकती थी। तो जवाहरलाल नेहरू के समय में ही एक 9वीं अनुसूची लाई गई, ठीक है, और उसमें ये व्यवस्था की गई कि, ठीक है, इसमें ये व्यवस्था की गई कि जब भी किसी भी भूमि सुधार या कोई भी कानून इसके तहत रख दिया जाए तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, अनुच्छेद 13(2) के तहत जो किया जाता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब एक तरीके से एक उन्मुक्तियां या इम्यूनिटी दे दी गई जिस भी कानून को 9वीं अनुसूची में रखा जाता, लेकिन बाद में इसका काफ़ी दुरुपयोग किया जाने लगा, क्लियर। और पहले भूमि सुधार से संबंधित इसको लाया गया था 9वीं अनुसूची को, लेकिन बाद में इसमें जिस भी अधिनियम को सरकार न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू से बचाना चाहती थी, वो इसके तहत रख दिया जाता था, क्लियर। और इसके कारण होता क्या था, ठीक है, कि जो जुडिशरी थी, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी की बात है, नहीं, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बात है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक IR कैलो का केस आया, ठीक है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि देखिए केशवानंदा भारती केस में 24 अप्रैल 1973 में केशवानंदा भारती केस आया था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन या मूलभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, और ये कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि संविधान में संसद के द्वारा किसी भी तरह का बदलाव किया जा सकता है, किसी भी तरह का बदलाव किया जा सकता है, लेकिन यदि मूलभूत संरचना का उल्लंघन हो तो ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता संविधान के अंदर, क्लियर, ऐसा दिया गया था। अब IR कैलो के केस में क्या कहा गया कि देखो 24 अप्रैल 1973 को ये सिद्धांत लाया गया था
तो उससे पहले यदि आपने किसी भी कानून को, संसद ने किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची के तहत रख दिया तो उसकी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगी। लेकिन उसके बाद केशवानंदा भारती केस का जो फैसला आया, उसके बाद यदि कोई कानून को आपने न्यायिक 9वीं अनुसूची में रखा तो उसकी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकती है। क्लियर? तो आज की तारीख में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लो और कोई गलती मत करना यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं। आज की तारीख में 9वीं अनुसूची के अंदर भी जो भी अधिनियम रखे गए हैं संसद के द्वारा पारित करके, केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकती है। 24 अप्रैल 1973 से पहले यदि रखा गया तो नहीं हो सकता, उसके बाद यदि रखा गया तो हो सकता है। ये संक्षिप्त में कहानी थी। अब चूंकि 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा, इसी कारण से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डस्टबिन या संवैधानिक कचरा पात्र की संज्ञा दी गई। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। क्लियर? तो लिखिए, प्रोटेक्ट लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लिखिए, विधि को न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए ये 9वीं अनुसूची लाई गई थी। क्लियर? लेकिन एक चीज़ याद रखें, मैं आपको यहाँ संक्षिप्त में लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि केशवानंद भारती केस 1973 कब? 25 अप्रैल। क्लियर? और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी कि मूलभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। क्लियर? तो इससे पहले, क्लियर, बिफोर, क्लियर, 9th शेड्यूल में यदि रखा गया, क्लियर, तो इसकी जुडिशियल रिव्यू नो। क्लियर? मैं लिख दूं, इससे पहले यदि 9वीं अनुसूची, ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगी। क्लियर? आफ्टर दैट जुडिशियल रिव्यू, यस, ठीक है, लिखिए। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन हो सकती है। क्लियर? ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ चुका? ओके, तो 9th शेड्यूल समझ में आ चुका या 9वीं अनुसूची। अब आते हैं 10th शेड्यूल पे। 10th शेड्यूल या
10वीं अनुसूची। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। क्लियर, यानी कि कोई जो जिससे चुन के आया है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, उसे छोड़ के यदि दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और यदि 2/3 से कम के साथ ऐसा अलग होता है तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता जाती है। मान लीजिए कि बीजेपी के पास 100 सदस्य हैं, क्लियर, यदि 66 से कम अलग होते हैं ना तो उन सब की सदस्यता चली जाएगी, लेकिन 66 से ऊपर यदि हो जाए ना तो फिर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, तब उनकी सदस्यता बाकी रहेगी। ये प्रावधान किस में दिया गया, 10वीं अनुसूची में दिया गया और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, थ्रू 52nd, ये पूछा जाता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्लियर, लिखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया। क्लियर, 10 शेड्यूल। अब 11 शेड्यूल्स में आप जान ही रहे हैं, ठीक है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। 11th शेड्यूल, ये किसके बारे में, पंचायत के बारे में, पंचायत, ठीक है, किसके बारे में, पंचायत के बारे में, उसकी जो पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, पावर, शक्ति, अथॉरिटी, प्राधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही। क्लियर, ठीक ऐसा ही 12th शेड्यूल में या 11वीं अनुसूची में, ठीक है, में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया गया, यानी कि नगर पालिका के बारे में ये दी गई। क्लियर, ऐसे ही उसमें भी उसके पावर क्या है, फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, अथॉरिटी क्या है, ये सारा कुछ दिया गया। तो मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था अब तक वो संविधान के बारे में, ठीक है, और संविधान के विशिष्ट लक्षण क्या है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। अब मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वो काफ़ी विशेष महत्वपूर्ण है, ठीक है, और प्रीएम्बल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। किसके बारे में, प्रीएम्बल। या प्रस्तावना। क्लियर, प्रीएम्बल या प्रस्तावना। चलिए सबसे पहले ये जाने कि प्रीएम्बल है क्या। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, संक्षिप्त परिचय है, ठीक है, और ये बताता है कि भाई पूरे संविधान के द्वारा हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कह सकते हैं आप इसको। जैसे हमारे किताब में प्रस्तावना होती है, प्रीफेस होती है, ठीक इसी ढंग से हमारे संविधान में भी क्या है, प्रीफेस है, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। साथ में ये बताता है कि पर्पस क्या है संविधान का, संविधान की ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर, समझ आई बात। इसके अलावा
कंस्टिट्यूएंट असेंबली या जो संविधान सभा थी, ठीक है, वो क्या हासिल करना चाह रही है इस पूरे के पूरे संविधान से, ये किसके अंदर दिया गया है, तो प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। क्लियर। इसके बाद एक चीज़ आप ये ध्यान दें कि आगे आने वाली जनरेशन, क्लियर, को ये पता चले कि आखिर संविधान से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ये देश आखिर किस लिए है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में दी गई है, संक्षिप्त रूप से आप देखिए तो किसके अंदर दी गई है, तो प्रस्तावना के अंदर दी गई। क्लियर। इसके अलावा ये भी कहा जाता है प्रियम्बल या प्रस्तावना के बारे में कि यदि संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क में झांकना चाह रहे हो आप, ठीक है, इफ यू वांट टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स, क्लियर, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्रस्तावना में जाना पड़ेगा। क्लियर। एक चीज़ ये ध्यान देना कि बहुत दफ़े प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या देने में, ठीक है, संविधान की व्याख्या देने में। तो सबसे पहले लिखें, ठीक है, ये है क्या, व्हाट, क्लियर, क्या। तो सबसे पहले लिखे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पहली बात, यानी कि संक्षिप्त परिचय। क्लियर। क्या है ये, संक्षिप्त परिचय है। क्लियर। और ये क्या कन्वे करता है, गाइडलाइंस को, प्रिंसिपल को। क्लियर। कन्वे गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, एस्पिरेशन, आइडियल्स। क्लियर। नहीं, एक तरह का क्या है, गाइडलाइन है। क्लियर। ये सिद्धांत, आकांक्षा और जो विचार है, ठीक है, नहीं, वो बताता है किसका भाई, तो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसका, तो संविधान का। क्लियर। नाउ इसके बाद ये भी देखिए कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, क्लियर, उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी बताता, ठीक है, ऑल्सो कन्वेज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर। नहीं, यानी कि संविधान सभा के लक्ष्यों को बताता। क्लियर। इसके बाद इट्स ए गाइड फॉर द जनरेशन, गाइड्स फॉर कमिंग जनरेशन, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रकार का गाइड। क्लियर। नेक्स्ट, यदि संविधान सभा के निर्माताओं के मन मस्तिष्क में झांकना चाहते हो, क्लियर, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूं इसी में, टू unravel the minds of members of constituent
असेंबली, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, क्लियर, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों के मन मस्तिष्क में झांकने हो तो भाई इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, ठीक है, कि भाई बहुत सारे समय में, ठीक है, ऑल्सो हेल्प सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या में सहायता करता, ठीक है, ये क्या करता है, सहायता करता है, क्लियर। अब देखिए, तो एक चीज ये ध्यान देना कि इसमें अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे कि वी द पीपल, ठीक है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले ये जान लें कि जो प्रियम्बल है या जो प्रस्तावना है उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। तो मैं यहां पर आप हेडिंग दे दो, नेचर ऑफ प्रियम्बल, नेचर ऑफ प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना का स्वभाव, क्लियर, प्रस्तावना का स्वभाव। पहला तो सबसे पहले ये जाने, सबसे पहले ये आप जाने कि प्रस्तावना की यदि बात की जाए तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, क्लियर, और प्रवर्तनीय, मतलब इसको लागू नहीं किया जा सकता है, क्लियर। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसा है, ठीक है, और आप इसको कोर्ट में ले जाके लागू नहीं करवा सकते हैं, क्लियर। दूसरी बात समझिए कि संविधान के तहत जितनी भी संस्थाएं हैं या कोई भी पद है, ठीक है, या कोई भी निकाय है, उससे प्रस्तावना के द्वारा उसको न शक्ति मिलती न शक्ति उससे छीना जाता। तो प्रस्तावना न किसी को कोई शक्ति देता है न कोई छीनता है, ठीक है। सो नाइदर प्रोवाइड पावर नॉर टेक्स पावर, ठीक है, क्लियर। तो लिखिए नाइदर प्रोवाइड पावर नॉर लिमिट्स पावर, ना शक्ति देता ना शक्ति को सीमित करता। ना शक्ति को क्या करता है, सीमित करता है, क्लियर। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो संविधान के अंदर कोई प्रोविजन दिया गया है सीधे तौर से, क्लियर। एक तरफ संविधान का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हो, विशिष्ट उसका उपबंध हो, और एक तरफ प्रियम्बल हो, और दोनों के बीच में टकराव की स्थिति आ जाए तो कौन प्रिवेल करेगा, वो स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल करेगा, ना कि प्रियम्बल प्रिवेल करेगा, ठीक है। दोनों के बीच में टकराव की स्थिति आ जाए तो लागू कौन सा होगा, जो
स्पेसिफिक प्रोविजन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, in case of clash between specific provision of constitution and preamble, it prevails। क्लियर? लिखिए, यदि दोनों में टकराव की स्थिति हो, किसके किसके बीच में? संविधान के विशेष उपबंध, क्लियर, और प्रस्तावना, क्लियर, तो ये हावी होगी, मतलब इसकी चलेगी। क्लियर है पॉइंट? नाउ तो ये किसी भी प्रोविजन को ओवररूड नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद लेकिन अब आप सोचोगे कि आखिर इससे कुछ हो ही नहीं रहा है, ना ये पावर दे रहा है ना पावर ले रहा है। यदि स्पेसिफिक प्रोविज़न और इसके बीच में टकराव की स्थिति आ जाए तो स्पेसिफिक प्रोविज़न की चलेगी। तो आखिर इसका पर्पस क्या है, इससे उद्देश्य क्या पूरा हो रहा है? तो एक चीज़ आप ये समझो, सबसे पहले तो ये बताता है कि भैया हमारी या संवैधानिक किसी भी पद पे आसीन व्यक्ति या किसी भी संस्था या किसी की भी, ठीक है, शक्ति कहाँ निहित है। क्लियर? तो वो शक्ति निहित है किसके अंदर? वी द पीपल ऑफ इंडिया, नागरिकों के अंदर। ये पहला उद्देश्य तो ये पूरा होता है। इसके वैल्यूज़ है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर, जिस चीज़ को आप क्या कर, जिन मूल्यों को और जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं संविधान के द्वारा, ठीक है, उसको ये स्थापित भी करता है और उसको प्रोत्साहन भी देता है। ठीक है, इसको स्थापित भी करते हैं और प्रोत्साहन भी करते हैं। और साथ में यदि कोई कानून बनाई गई और वो कानून कहीं भी, आप देख लीजिए, वो कानून कहीं भी एम्बिग्युइटी वाला हो, यदि उसमें संदेह जैसी स्थिति हो, तो उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत होती है। और उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या होता है? हैंडी होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट उस समय किसका प्रयोग करती है? तो प्रस्तावना का प्रयोग करते हुए वो व्याख्या देती है। तो कम से कम ये पर्पस तो पूरा हो ही रहा है। ठीक है, तो लिखें, लिखिए, although preamble has limited role, but it fulfills the following ऑब्जेक्टिव। क्लियर? लिखिए, वैसे तो प्रस्तावना का सीमित भूमिका है, लेकिन यह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है। निम्नलिखित उद्देश्यों को
पूरा करता है। पहला क्या है, इंडिकेट सोर्सेस। पहला क्या है, इंडिकेट सोर्सेस, नहीं, स्रोत के बारे में बताता। और स्रोत कौन है, तो पीपल ऑफ इंडिया, क्लियर, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, या यहां पर एक्चुअल में लिखा गया है पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन से ही लेना देना है, लेकिन जो वर्ड है भारत के लोग। अभी थोड़ी देर में इसकी भी व्याख्या होगी, भारत के लोग का क्या मतलब है। नेक्स्ट, ये वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट्स को बताता है, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मूल्य एवं लक्ष्य के बारे में बताए। और वो क्या है जो हम हासिल करना चाहते हैं, which constitute our values, क्लियर, जो संविधान के मूल्य को बताते हैं। क्लियर, ये क्या करते हैं, संविधान के मूल्य को बताते हैं। इसके अलावा, ठीक है, अब देखिए इट एड्स इन लीगल constitutional interpretation, क्लियर, यह विधिक एवं संवैधानिक व्याख्या में सहायता प्रदान करता है। क्लियर, क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। चलिए अब बारी बारी से समझते हैं कि जैसे कि इसके अंदर दिया गया वी द पीपल, तो आखिर इसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया, अब जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो उसमें जो व्यवस्था दी गई है और जो बताया गया है, कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनरी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure for its citizen justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of nation. In our constitution, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution. तो सबसे पहले ये आप ध्यान देना कि इसमें जो मुख्य जो शब्दावली है जिसके इंटरप्रिटेशन या व्याख्या की ज़रूरत होगी, पहला तो है वी द पीपल, फिर बारी आती है सॉवरेन क्या है, फिर मतलब संप्रभुता क्या है, फिर सोशलिस्ट या समाजवाद क्या है, सेकुलर या पंथ निरपेक्ष क्या है, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक क्या है, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य क्या है। क्लियर,
और साथ में कहा गया कि भाई हम इस संविधान के द्वारा जस्टिस, न्याय पाना चाहते हैं। वो भी कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। इसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की बात की गई है, यानी कि सोचने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और पूजा की क्या हो, आपको स्वतंत्रता हो। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, क्लियर, मतलब आपकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें बराबरी हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में बराबरी हो, यानी अवसर की समानता हो, और साथ में बंधुत्व को बढ़ाया जाए, फ्रेटर्निटी को बढ़ाया जाए। तो इसमें जब आप देखेंगे तो शुरुआत में दिया गया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व, हम क्या करते हैं, एक तरीके से एतद द्वारा घोषणा करते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ कह दिया, और बाद में लिखा गया है भाई, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने संविधान को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और लागू करते हैं। और देते किसको हैं? आवर सेल्फ को, खुद को। मतलब संविधान देने वाला कौन? वी द पीपल। और संविधान दिया गया किसको? वी द पीपल को। तो अल्टीमेट मास्टर कौन हुआ? जो सबसे ऊपर है, वी द पीपल। समझ आई बात? इसीलिए आप देखोगे कि सरकार के खिलाफ बहुत बार जब विरोध प्रदर्शन होता है, क्लियर, चाहे वो शाहीन बाग में देख लिया हो या बहुत जगह पे किसान आंदोलन में देखा हो, इन सब जगहों पर जब विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें प्रियम्बल को दिखलाया जाता है, प्रस्तावना को दिखलाया जाता है, और प्लेकार्ड्स के अंदर आप देखोगे सिर्फ लिख दिया जाएगा वी द पीपल, भारत के लोग। मतलब सर्वोपरि कौन है, सबसे ऊपर कौन है? भारत के लोग। संप्रभुता किसके पास है? सारी ताकत किसके पास है? भारत के लोगों के पास। समझ आई बात? तो ये है प्रियम्बल, ठीक है। तो मैं जो शुरुआत कर रहा हूं अलग अलग शब्दों की व्याख्या से यहाँ पे, ताकि आपके प्रश्न आपसे न छूटे, क्लियर। सो सबसे पहले ये जाने कि देखो, उससे पहले आप ये जानो कि 42वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है, 1976 में, और उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, समाजवादी, सेकुलर या पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता जोड़ा गया। समझिए, अब ये तो बात कब की है? 1976 की, क्लियर। और जब केशवानंदा भारती केस आया था, ठीक है, मैंने आपसे बात की कि 24 अप्रैल 1973 को इसका फैसला दिया गया, तो उसका लेना देना प्रियम्बल से कहीं सीधे तौर से नहीं था। बात इसमें थी कि भाई संविधान के किस हिस्से को अमेंड किया जा सकता है, क्लियर। तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया, ये हमने आपको बताया, और साथ में ये कहा गया किसके द्वारा भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि देखिए, आप संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है, यानी कि संविधान की जो मूल संरचना है, उसका कहीं भी आप उलटफेर नहीं कर सकते, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। और साथ में ये भी कहा गया, स्पष्ट तौर से कहा गया उसमें, उस फैसले में, कि आप यानी कि संसद चाहे तो प्रस्तावना में भी क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। अच्छा, संशोधन की यदि बात की जाए तो आप ये समझिए कि संशोधन 3 तरीके से हो सकती है। या तो कोई शब्द उसमें आप जोड़ दें, या कोई शब्द आप हटा दें, या कोई शब्द का बदलाव कर दें, ठीक है। तो ये कहा गया उस फैसले में कि प्रियम्बल में जो शब्द है उसको आप हटा नहीं सकते, संशोधन कर सकते हैं, हटाने वाला काम नहीं होगा। आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो? उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते हो। तो जब ये कहा जाता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, एक तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और जो इसमें जो लिखा गया प्रस्तावना में, वो पंथ निरपेक्ष शब्द यूज का प्रयोग किया गया, ना कि धर्म निरपेक्ष का किया गया। बात को समझे इस चीज़ को। तो अब प्रस्तावना में आप जोड़ सकते हो, हटा नहीं सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि जो हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन और
इसके बाद आप ये जानिए कि SR बोम्मई का एक केस आया था, उसमें ये फैसला सुनाया गया कि देखिए कि सेकुलरिज्म जो है, पंथ निरपेक्षता जो है, वो हमारे संविधान का क्या है, मूलभूत संरचना में से एक है, और उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते। केशवानंदा भारती केस में जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, तो संसद ने मान लो यदि पारित भी कर दिया, यदि किसी सरकार के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, अच्छे ढंग से बहुत ही ज़्यादा उसके पास बहुमत है, तब भी उसका कुछ नहीं होगा। इसलिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जैसे ही चुनौती दी जाएगी तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, और उसको वहीं पे निरसित या खत्म कर दिया जाएगा, उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट, ये अवधारणा आप क्लियर कर पाए होंगे। अब देखिए, तो एक यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए, ठीक है। बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1942, ये पता नहीं कितने दफे ये प्रश्न पूछा गया है। 3 words were added in preamble। लिखिए, 42वें संविधान, सॉरी 1942 नहीं, 1976 संविधान, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्लियर? और ये शब्द कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और ये शब्द कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। क्लियर? तो ये 3 शब्द जोड़े गए, और इसको याद रख लेना, पीटी के लिए काफी महत्वपूर्ण सा तथ्य है। जस्ट वेट। चलिए अब लौटते हैं और समझते हैं कि वी द पीपल, ठीक है, और संविधान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई मूल्य है तो वो क्या है? वी द पीपल, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसके द्वारा आप ये समझिए कि पूरी की पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो लोगों पे है, ना कि किसी एक व्यक्ति पे है। क्लियर? जो लोगों की राय होगी उसके हिसाब से चली जाएगी। क्लियर? इसके बाद यह भी बताया गया कि राजनीतिक रूप से सॉवरेन या संप्रभु, यानी कि राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी शक्ति, अंतिम शक्ति किसके पास है? लोगों के पास है। क्लियर? और आप ये जानते ही हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, यानी कि जो लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, उसमें सिटीजन्स को, नागरिकों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, और ऐसा ही यहाँ भी दिखता है आपको। ठीक है, और साथ में ये बताया गया कि जितनी भी संवैधानिक प्राधिकार हैं या शक्तियाँ हैं, ठीक है, उसका जो अंतिम स्रोत है वो कौन है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और भाई टेस्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी कि यदि जो अभिशासन या शासन चलाया जा रहा है, क्लियर, उसकी यदि जांच परख करनी हो
तो वो इस चीज से देखी जाएगी कि लोगों के हित में कितना सरकारें काम कर रही है। इज इट ओके? तो लिखिए, पहली जो शब्दावली है वो लिखें, वी द पीपल। लिखिए, वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, हम भारत के लोग। देखिए, अब इसमें समझें कि है क्या। क्लियर? पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? यानी कि संविधान का पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण, संविधान का पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण मूल्य यही है। पहली बात। दूसरी बात कि संविधान edifies based on we, not individual। क्लियर? तो संविधान रूपी इमारत आधारित है, किस पे आधारित है? हम लोग, ना कि व्यक्ति विशेष, ना कि व्यक्ति विशेष। क्लियर? तो किस पे आधारित है? हम लोग पे, ना कि व्यक्ति विशेष पे। क्लियर? अब देखो, ये भी बताता कि जो पॉलिटिकल सॉवरेन है, पॉलिटिकल सॉवरेन, सॉवरेन वी द पीपल। क्लियर? यानी कि राजनीतिक संप्रभु हम लोग। ठीक है? इसके बाद हाईएस्ट रैंक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, हाईएस्ट रैंक इन डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान किसको? तो सिटीजन्स को। सिटीजन्स यानी कि नागरिकों। क्लियर? अब देखिए, तो पीपल, इसके अलावा लोग जो है सोर्स हैं ऑल अथॉरिटी के। पीपल आर सोर्सेज ऑफ ऑल अथॉरिटी। सभी शक्तियों का स्रोत। क्लियर?
सभी शक्तियों का स्रोत कौन है? तो वी द पीपल, क्लियर, ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, क्लियर है, हम भारत के लोग। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि जब वी द पीपल लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो, एक और शब्द प्रयोग किया गया प्रियम्बल के अंदर या प्रस्तावना के अंदर, और वो शब्द है डेमोक्रेसी, क्लियर। तो थोड़ी सी व्याख्या इसकी कर ली जाए, किसकी? डेमोक्रेसी की। सो डेमोक्रेसी, सबसे पहले ये समझिए, डेमो का मतलब ही होता है लोग, और कृषि का मतलब होता है शासन, के द्वारा शासन। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ? लोगों के द्वारा शासन। अच्छा, एक अब्राहम लिंकन के द्वारा एक स्टेटमेंट कही गई है, डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। मतलब जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, क्लियर। तो बारी बारी से इस चीज़ को समझते हैं, और इसमें देखेंगे कि त्रुटि कहाँ है, और यहीं से बात निकल के आएगी कि कम्युनिज्म क्या होता है, जनतंत्र क्या होते हैं, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या होता है, इसके बीच में क्या फ़र्क है, रिपब्लिक या गणतंत्र क्या होते हैं हम, और आप समझेंगे कि जनतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र के बीच में क्या फ़र्क है। लेकिन सबसे पहले ये जाने कि डेमोक्रेसी की जब बात की जा रही है, ठीक है, तो जो इसके लिए सबसे पॉपुलर परिभाषा दी गई है, सबसे लोकप्रिय परिभाषा जो है, ठीक है, डेमोक्रेसी का, तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, लिखिए, अब्राहम लिंकन के मुताबिक, क्लियर। ये क्या है? रूल, इट्स ए रूल, क्लियर। और रूल में आप तीन चीजें, तीन बातें, पहला क्या है? ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। दूसरा क्या है? बाय द पीपल, और तीसरा क्या है? फॉर द पीपल, क्लियर। मतलब जनता का, फिर जनता द्वारा, और जनता के लिए जो शासन होता है उसी को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, क्लियर। अब एक बारी बारी से देखते हैं, ऑफ द पीपल का क्या मतलब है, क्लियर। ऑफ द पीपल का क्या मतलब है, क्लियर। यानी कि जनता का शासन जब कहा जा रहा है, जनता का जब कहा जा रहा है, तो इससे क्या मतलब है? तो अलग अलग तरह के समुदाय के लोग हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र, सबों का क्या हो? रिप्रेजेंटेशन हो, क्लियर। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, कहाँ पर? तो पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो पहली बात क्या होगी? रूल बाय डाइवर्स पीपल, क्लियर। विविध लोगों का शासन, नहीं, उसके कास्ट कुछ हो सकते हैं, क्रीड कुछ हो सकते हैं, ठीक है, सेक्स कुछ भी हो सकते हैं, बर्थ प्लेस कुछ भी हो सकता है, क्लियर।
नहीं, एज कुछ हो सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो जाति पाति लिंग जन्म स्थान और उम्र। क्लियर? इन सभी का एक चीज समझ लें। इसके बाद इन सभी का क्या हो, दूसरी बात इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। क्लियर? यानी कि संसद में उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो, या जो भी अमेरिका में देखे तो कांग्रेस है, जहाँ भी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं वहाँ पर सभी तरह के लोगों का क्या हो, रिप्रेजेंटेशन। इसका ये मतलब हुआ किसका, जनता का या ऑफ द पीपल। अब समझे कि बाय द पीपल का क्या मतलब होता है। बाय द पीपल, बाय द पीपल। क्लियर? तो देखिए, जनता द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, जनता द्वारा। क्लियर? जनता द्वारा यदि कहें तो देखो जनता दो तरह की होती है, एक एडल्ट, क्लियर, और दूसरा क्या होता है, माइनर। क्लियर? यानी कि वयस्क, नाबालिग। ठीक है, बालिग और नाबालिग। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ओनली they have right to vote। क्लियर? मतलब सिर्फ इनके पास मताधिकार होता है। क्लियर? क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इनके पास मताधिकार होता है। क्लियर? लेकिन अच्छा 18 वर्ष में होगा या 21 वर्ष में होगा कोई वयस्क, ये तो भाई एक सब्जेक्टिव मैटर है। और सब्जेक्टिव मतलब इसमें बहुत सारे लोगों की अपनी भावनाएं भी इसको डिसाइड करने में या इस पे निर्णय लेने में क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। तो एक तरीके से देखें कि भाई 17 साल, ठीक है, और 364 दिन में कोई मताधिकार नहीं दे सकता है, लेकिन ठीक अगले दिन वो दे सकता है। तो ये कहना कि इस उम्र में ही आके उसको उसकी सोच या समझ डेवलप होती है कि वो किस पार्टी को या किस रिप्रेजेंटेटिव को चुने, ऐसा कुछ नहीं है। 18 साल से पहले भी हो सकती है या किसी ज़माने में 21 साल से पहले भी हो सकती है। तो अलग अलग देश क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो गड़बड़ियाँ दिख रही है कि सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के पास ही अधिकार है, माइनर हैज नो राइट टू वोट। क्लियर? मतलब मताधिकार का अधिकार नहीं। क्लियर? मताधिकार नहीं लिख देता हूं सिर्फ। ठीक है, मताधिकार नहीं, जस्ट नहीं। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद एक और पॉइंट इसमें लिखूं कि नो ऑब्जेक्टिव बेस ऑफ एज, इट इंक्रीजेज विथ टाइम एंड प्लेस। नो ऑब्जेक्टिव बेस ऑफ एज, इट इंक्रीजेज और decreases according to time and place। क्लियर? देखिए, वयस्क
होने के उम्र का कोई आधार नहीं है। यह समय जगह के मुताबिक घटता या बढ़ता है। तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा में ये थोड़ा सा क्या दिखा, थोड़ी सी कमी दिखी। और तीसरा हिस्सा जो है इसके अंदर, फॉर द पीपल, किसके लिए? फॉर द पीपल, जनता के लिए। मतलब सरकार का जो काम काज होगा वो लोगों के हित में होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल जब मैं चर्चा करूंगा आपसे तो आपको ये पहले समझाऊंगा कि कम्युनिज्म या जनतंत्र या लोकतंत्र के बीच में क्या फ़र्क है, गणतंत्र क्या होते हैं। इसके बाद और जो प्रियम्बल में जैसे जस्टिस दी गई है, क्लियर, सोशलिज्म क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होती है, बंधुत्व क्या होता है, इन सबों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और मेरी एक उत्तरोत्तर कोशिश है कि जो पीटी में यदि फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी जाएं या कंसेप्चुअल यानी कि तथ्यात्मक या अवधारणा संबंधित, वो दोनों तरह के प्रश्न को आप कर पाएँ। लेकिन आप सभी से जाते जाते एक गुजारिश है कि बिहार सिविल्स एकेडमी से संबंधित जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ऐप का कोड क्या रहेगा, BPSC 7777, यानी कि 4 बार 7 BPSC लिखना है और 4 बार 7 लिखना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा में निरंतर बने रहने के लिए। आशा करता हूं कि आप इसकी पुनरावृत्ति या इसको आप रिवाइज करेंगे और जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का।